हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। हम बात कर रहे हैं बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम अभी तक न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज बट दे एक्ट साइमल्टेनियसली। यानी कि हर किसी एक एक्शन का रिएक्शन होता है। हर चीज़ जो एक्ट करती है वो रिएक्ट भी करेगी और उसका कोई रिएक्शन भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने किसी चीज़ को टैप करा, लाइक मैंने टेबल को टैप करा। जब मैंने टेबल को टैप करा तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस हुई। तो टैप करना क्या हुआ? टैप करना एक्शन हुआ, और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो क्या हुआ? वो एक रिएक्शन हुआ। सो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी, आती है बात समझ में? तो हर एक्शन का क्या है? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये हमने अब तक क्या करा? ये हमने अब तक पढ़ा। ठीक है अंशु, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल है किसका? पहला एग्जाम्पल है एक पिस्टल का। एक पिस्टल से बुलेट निकली, एक पिस्टल से ये बुलेट निकली, और जब ये बुलेट निकली तो इसका फोर्स आगे की तरफ लगा। लेकिन जैसे इसका फोर्स आगे की तरफ लगा, वैसे ही इस पिस्टल का जो है पीछे भी रिकॉइलिंग हो गई। तो पिस्टल से बुलेट निकली, फोर्स आगे निकला, आगे लगा, और उसकी वजह से जो पिस्टल था वो पीछे की तरफ रिकॉइल कर गया। तो ये क्या कहलाएगा? एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमिना। तो हमने कहा कि हमारे पास एक पिस्टल है, उस पिस्टल को जब हमने फायर करा तो उसमें से बुलेट निकली, और जब बुलेट निकली तो एक फोर्स के साथ निकली, उसका एक एक्शन हुआ, और उसी की वजह से क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। जैसे तुमने फिल्मों में वगैरह में देखा होगा, जो फिल्में होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो हीरो होता है वो विलन्स को जो है वो मार रहा होता है, तो पिस्टल चलाता है ना, ऐसे ठाए ठाए, तो हाथ पीछे जाता है उसका। जब उसका हाथ पीछे जा रहा होता है कुछ भी, तो उसका जब हाथ पीछे जा रहा होता है, तो हाथ पीछे जाने की वजह से क्या होता है? वो बेसिकली क्यों जा रहा होता है? क्योंकि रिएक्शन हो रहा होता है। सो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। ऐसे ही मान लीजिए, अब हमारे पास क्या है, एक अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है, मान लो वैष्णवी ने हील पहन रखी है, ठीक है, और वैष्णवी ने जब हील पहन रखी है तो वो हील पहन के चल रही है। तो वो क्या कर रही है? असल में वो हील पहन के नहीं चल रही है, वो धरती को ढकेल रही है। तो धरती को ढकेल रही है मतलब धरती पीछे जा रही है। जब तुम चलते हो तो धरती पीछे जाती है कि तुम आगे जाते हो? जब तुम चलते हो तो धरती पीछे जाती है कि तुम आगे जाते हो? दोनों काम हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि धरती भारी होती है तो वो हिलती नहीं है। अगर वो भारी नहीं होती तो हिल जाती। कभी ऐसा हुआ कि धरती हिली हो तुम्हारे चलने से? कभी ऐसा हुआ कि धरती हिली हो तुम्हारे चलने से? किसी ने ट्राई कराओ। एक जगह होती है जहाँ पर हिलती है धरती, एक जगह होती है जहाँ पर धरती नहीं हिलती है। यस, वेरी गुड। कभी कभी ना मुझे लगता है अगर वैष्णवी जो है वो बढ़िया जवाब देती है, मतलब अच्छा लगता है, इसके आंसर्स अच्छे आते हैं। दैट इज़ वेरी गुड एग्जांपल। ट्रेडमिल। ट्रेडमिल में हम क्या करते हैं? ट्रेडमिल में हमें लगता है हम चल रहे आगे, और ट्रेडमिल का जो पहिया है वो पीछे 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 जा रहा होता है। जब वो पीछे 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 जा रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि हम उसको पीछे पुश कर रहे हैं और वो हम आगे जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन हमें दिख जाता है। ठीक है, तो बढ़िया आंसर था। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है सिद्धार्थ मैनी, जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्लास में आके बोल रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। वो क्या कह रहा है कि भैया जैसे ही वो नाव से जो है वापस जा रहा था, कहाँ पर? लैंड पे आ रहा था। तेरी भी नाव हो जाएगी भाई, तेरी भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, तू भी नाव पे चढ़ जा बेटा। यस। तो वो कहाँ आ रहा था? वो लैंड पे आ रहा था। तो जैसे ही उसने लैंड पे पैर रखने की कोशिश करी, बोट पे प्रेशर लगा, बोट पीछे हो गई, और भाई ये कहाँ गिर गया? ये पानी के अंदर गिर गए। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी एग्जाम्पल कहलाएगा किसका? एक्शन और रिएक्शन का। सो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। आ गई बात समझ? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, चाहे कहीं भी हो।
चाहे ये कैसा भी हो। थर्ड लॉ में ये भी कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बार बार बता रहा हूँ मैं, लिखिएगा दोबारा से, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब तुम कहोगे सर पिस्टल के केस में पिस्टल तो थोड़ा सा पीछे जाती है, लेकिन बुलेट तो बहुत तेज़ी से आगे चली गई है ना, यही दिमाग में आ रहा है ना। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो तुम पिस्टल की बात कर रहे हो, मान लो तुम, ये एक दीवार है, ठीक है देव, और तुम यहाँ से भागते हुए आए, बहुत तेज़ी से भागते हुए आए, एक सेकंड में पहले मैं तुम्हें भगा लूँ, भागते 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 तुम यहाँ तक पहुँचे, फिर भागते 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 तुम यहाँ तक पहुँचे, और तुमने क्या करा, दीवार में क्या करी, टक्कर मार दी इस तरीके से। तो जब तुमने दीवार में टक्कर मारी तो ये एक एक्शन था, ये एक एक्शन था। उसके बाद दीवार ने तुम्हारा सर फोड़ दिया, वो एक रिएक्शन था। अब तुम तो हिले पर दीवार नहीं हिली, लेकिन दोनों के दोनों काम इक्वल होंगे, ये गारंटीड है। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, याद रखना, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैसे प्रूव करेंगे हम, टेंशन ना लें। तो आप अगर ये रॉकेट देखेंगे तो रॉकेट ऊपर जा रहा है। रॉकेट ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि रॉकेट को ऊपर जाने के लिए एक रिएक्शन लग रही है। किस चीज़ की रिएक्शन है, वो एक एक्शन की, और वो एक्शन क्या है, जो नीचे से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नीचे से यहाँ पर आग निकल रही है, जो ये जो फ्लेम्स निकल रही हैं, इस फ्लेम्स के निकलने की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स क्या होते हैं, दोनों फोर्स बराबर होते हैं। सो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, याद रखिएगा। तो किसी रॉकेट का ऊपर जाना भी क्या है, एक तरह का न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसका प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो बैलून जिसके अंदर हवा भरी हुई है, वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, वो भी एग्जाम्पल है एक्शन और रिएक्शन का। तो यहाँ से हवा बाहर निकली, यहाँ से जब हवा बाहर निकली बैलून से, तो उससे हुआ क्या, जब बैलून से हवा बाहर निकली तो उसके बाद हुआ क्या, बैलून आगे बढ़ गया। तो ये बैलून कहीं भी जाएगा, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम वो डायरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे, पर वो आगे की तरफ जाएगा। यही काम रॉकेट के साथ हो रहा है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ से जो हवा निकल रही है वो हवा की फॉर्म में हवा निकल रही है, और यहाँ इस बेचारे के साथ क्या निकल रही है, यहाँ इस बेचारे के साथ गैस, गरम गरम गैस निकल रही है, जलती हुई गैस निकल रही है। एक ऐड आया करता था, हींग गोली का ऐड, अगर आपको शायद याद हो, हींग गोली का एक ऐड आया करता था, देखा था किसी ने वो हींग गोली का ऐड? चल रहा है मेरे सामने टीवी, टेंशन मत लो। तो बेसिकली क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब अगले टॉपिक के बारे में, जैसे कि सेकंड लॉ के बारे में, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दोबारा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दोबारा समझने के लिए हमें सेकंड लॉ को एक बार फिर से याद रखना पड़ेगा। सेकंड लॉ क्या कहता था कि द मास एंड प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, चलेगा जी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, हम बात कर रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, व्हेन टू बॉडीज, जब दो बॉडी एक्ट करेंगी अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। उनका मोमेंटम क्या रहेगा, उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मोमेंटम कभी भी बदल नहीं सकता, वो कंजर्व रहता है, एनर्जी की तरह कंजर्व रहता है। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो कभी बदल सकती है, सॉरी ना तो कभी ख़त्म हो सकती है, ना बन सकती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। ठीक है जी, तो वो कहलाता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के साथ एक्ट करती हैं, तो उनका टोटल मोमेंटम क्या रहता है, उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी टू बॉडी एक्ट ऑन ईच अदर रिमेन कांस्टेंट और रिमेन कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि बाहर से कोई काम नहीं हो रहा है। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई एक बैट्समैन है, उसने एक बॉल को हिट करा, तो अब बैट और बॉल दोनों आपस में टकराए, उसके बाद बॉल कहीं भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीच में हवा आ गई है ना,
हवा का एक एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है, तो हम कहते हैं स्विंग हो गई बॉल, या बॉल पहले हवा में गिर गई, कैच हो गई, तो वो किसकी वजह से हो रही है, तो वहाँ पे हवा एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए, तो फिर हम ये मान के चलते हैं उसके बिना क्या कि भैया मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब जैसे बैलून की बात करी जाए तो बैलून में दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक गैस बाहर निकल रही है, एक बैलून ऊपर जा रहा है, लेकिन हमेशा बैलून सीधा ऊपर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, हवा उसको इधर उधर कर देती है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोमेंटम क्या रहता, कंजर्व रहता। समझे? सो लेट्स प्रूव दिस मैथमेटिकली। इसे मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सपोज करते हैं। सपोज आपके पास क्या है, सपोज आपके पास दो बॉल्स हैं। लेट्स से यू हैव टू बॉल्स, दैट इज बॉल m1 जिसका मास है m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1। एक दूसरी बॉल है जिसका मास है m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। ठीक है जी। तो पहले सुबह क्रिकेट खेलने में आज को देखा था क्रिकेट खेलते हुए, पढ़ता कम है, क्रिकेट ज़्यादा खेलता है। क्रिकेट के लिए तेरा लॉकडाउन नहीं है, पढ़ने के लिए है। चलो कोई बात नहीं। तो जो मास है m1 और मास है दूसरे का m2, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं। एंड लेट्स से, चलिए मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मैं u2 की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं और u2 की डायरेक्शन है ये वाली, वो इस तरफ भागता हुआ आ रहा है, ये इस तरफ भागता हुआ आ रहा है। अब टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद इसका मास तो बदलने वाला है नहीं, मास तो अभी भी m1 ही रहेगा पहली वाली बॉडी का, है ना। और दूसरी वाली बॉडी का मास भी क्या रहेगा, उसका मास भी नहीं बदलेगा, वो m2 ही रहेगा। लेकिन पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी हो गई v1, पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी हो गई v1, ये इधर चला गया, और दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी हो गई v2, ये इधर चला गया। ठीक है, तो दोनों इस तरीके से आए, टक्कर हुई, वापस चले गए, इस तरीके से आए, टक्कर हुई, वापस चले गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई। दिस इज बिफोर कोलिजन, ये कंडीशन कौन सी है, बिफोर कोलिजन, और ये कंडीशन कौन सी है, आफ्टर कोलिजन। मुझे पता है मस्का मार रहे हैं, पर कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। आफ्टर कोलिजन, ये कंडीशन कौन सी है, आफ्टर कोलिजन। टेस्ट तो मैं फिर भी लूँगा बेटा, होमवर्क तो मैं फिर भी चेक करूँगा, स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ बात की बात है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है वो समझते हैं। टक्कर करने से पहले बॉडी वन का मोमेंटम कितना है, बॉडी वन का मोमेंटम है m1 u1। बॉडी टू का मोमेंटम कितना है, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बॉडी टू का मोमेंटम कितना है, m2 u2। टक्कर लगने के बाद बॉडी वन का मोमेंटम कितना है, बॉडी वन का मोमेंटम है m1 v1। बॉडी टू का मोमेंटम क्या है, बॉडी टू का मोमेंटम है m2 v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, हाँ बिल्कुल लिखना है बच्चों, इसको टाइप कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। तो बच्चों एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, हमने पढ़ना है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमने पहले कहा क्या, हमने कहा कि हमारे पास दो बॉडी है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। दोबारा लिख लीजिएगा, एक का मास है m1, एक का मास है m2। m1 मास की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और m2 मास की इनिशियल वेलोसिटी है u2। अगर हम इनका मोमेंटम निकालें तो पहली बॉडी का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आता है m1 u1 और इसका इनिशियल मोमेंटम आता है m2 u2। दोनों को सम कर दें तो m1 u1 प्लस m2 u2। फिर टक्कर करने के बाद आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी हो गई m1 की वो v1 हो गई और जो वेलोसिटी हो गई m2 की वो v2 हो गई, और उस वजह से जो मोमेंटम आया वो m1 v1 और m2 v2 आया। इसको सम कर दें तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि भैया इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 है वो बराबर होना चाहिए m1 v1 और m2 v2 के। ठीक है, कैसे बराबर होगा इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने लिया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सहारा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F1 इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और F2 क्या है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, दैट इज आल्सो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक बॉल का दूसरी बॉल पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, तो हमने बोला F1 बराबर होगा माइनस F2 के। और जब हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास आंसर आया क्या, हमारे पास आंसर आया m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2।
तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर हम बेस करेंगे न्यूमेरिकल्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसके, तो वो हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं।